गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। सैलरी का चैप्टर हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या फिनिश कर लिया था? लास्ट क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट सारे फिनिश कर चुके थे। आज हमें परक्विजिट्स की टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है। परक्विजिट्स का मीनिंग समझना है, क्या होते हैं परक्विजिट्स, क्या उनकी टैक्स ट्रीटमेंट रहती है। परक्विजिट्स का टॉपिक सीखने के बाद हम ग्रोस सैलरी निकालना सीख जाएंगे और इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालने के लिए बस डिडक्शंस और सीखनी होगी। तो परक्विजिट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परक्विजिट्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। परक्विजिट्स का मतलब है फैसिलिटीज, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पैसे ना देकर, मनी ना देकर, सैलरी ना देकर कुछ फैसिलिटी दे रहा है, कुछ सुविधा दे रहा है, तो उसको भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स करना है या नहीं, ये अपना क्वेश्चन है। तो परक्विजिट्स को टैक्सेबल क्यों किया गया, सुविधाओं को या फैसिलिटीज को क्यों टैक्सेबल किया गया एम्प्लॉय के हाथ में, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे, अगर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ बेसिक सैलरी दे 10 लाख रुपए, तो ये एम्प्लॉय की इनकम बन जाती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद एम्प्लॉय इस सैलरी का क्या करता है? क्या इस सारी की सारी सैलरी को बैंक में डिपॉजिट करा देगा? नहीं, एम्प्लॉय के खर्चे भी तो होंगे। तो एम्प्लॉय इस सैलरी को खर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, एम्प्लॉय ने इन पैसों से कहीं टूर ट्रैवलिंग की, एम्प्लॉय ने इस पैसे से अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसे खर्च किए, एम्प्लॉय ने इस पैसे से अपना बिजली का बिल पे किया होगा। तो कहने का मतलब एम्प्लॉय को जो ये मनी मिल रहा है सैलरी की फॉर्म में, इस पर टैक्स देने के बाद वो इसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस में यूज कर सकता है। अब अगर एम्प्लॉय 10 लाख रुपए ले रहा है, तो वो सैलरी की फॉर्म में उसके हाथ में टैक्स हो रहे हैं, उसे टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉय ने क्या कहा एम्प्लॉयर को, कि एम्प्लॉयर सुन, तू मुझे 10 लाख रुपए देगा तो मेरी इनकम 10 लाख आ जाएगी, उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, फिर मैं इन कामों के लिए यूज कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, देख 10 लाख मुझे सैलरी मिलती है, उसमें से लगभग मेरे 5 लाख रुपए बच जाते हैं, बाकी 5 लाख रुपए तो मेरे खर्च हो जाते हैं गाड़ी के पेट्रोल रिपेयर मेंटेनेंस कराने में, टूर ट्रैवलिंग करने में, बच्चों की एजुकेशन पर, और मेरे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल या और भी कुछ बिल हो सकते हैं, वहां पर खर्च हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर एक काम कर, तू मुझे बेसिक सैलरी दे सिर्फ 5 लाख रुपए, साथ में जो बचे हुए 5 लाख है उस नाम की मुझे ये फैसिलिटीज तू दे दे, कि मेरी गाड़ी का खर्च तू उठा ले, कहीं घूमने जाऊं तो उसके पैसे दे दे, मेरे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा तू उठा ले, और भी मेरे कोई एक्सपेंसेस बिल हो वो तू डायरेक्टली पे कर दे मेरे बिहाफ पर। ऐसा करने से मुझे 5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी 5 लाख, इनकम बन जाएगी 5 लाख। इस टैक्स प्लानिंग को खत्म करने के लिए लॉ में क्या लिखा, कि सैलरी में परक्विजिट्स भी शामिल हैं, कि अगर एम्प्लॉयर मनी ना दे और ये सुविधाएं दे दे, पर्क्स दे दे, परक्विजिट्स दे दे, तो ये भी सैलरी का हिस्सा माने जाएंगे। कुछ एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन दी गई है कुछ केसेस में। जनरली आप मान के चलो कि मनी मिले, बेसिक सैलरी मिले, तो वो तो टैक्सेबल है ही। अगर कोई स्मार्ट बन के ये फैसिलिटीज ले रहा है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएंगी। अब समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी
कि अगर एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए मनी की फॉर्म में बेसिक सैलरी मिलती है तो वो अपनी कैलकुलेशन कैसे करता है? इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते हुए ग्रॉस सैलरी में 10 लाख रुपए लिख देता। अगर उसे 5 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिल रही है और साथ में ये सुविधाएं मिल रही है, तो ऐसे केस में वो सैलरी निकालेगा कैसे? ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेगा ऐसा एम्प्लॉय? बेसिक सैलरी तो लिख देगा कि 5 लाख रुपए, साथ में क्या करेगा? ऐसे कार बनाएगा अपनी कंप्यूटेशन में, घूमने के लिए कोई एरोप्लेन बना देगा कि मैं एरोप्लेन में गया। तो कहने का मतलब ये है कि मनी अगर मिल रहा है तो वो तो डायरेक्टली कंप्यूटेशन में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर सुविधाएं मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल घर मिल रहा है रहने के लिए, तो क्या घर बना देगा? नहीं। तो सुविधाओं की वैल्यूएशन कैसे होगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी में इन चीजों की वैल्यू कैसे लिखूं? ये समस्या अराइज होने वाली है। तो इसके लिए रूल 3 बनाया गया इनकम टैक्स रूल्स का। वो बताएगा आपको कि सुविधाएं जब मिलेंगी तो इनकी कितनी वैल्यू ग्रॉस सैलरी में आएगी, यही हमें सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक परक्विजिट्स। सारी बातें लिखी हैं सेक्शन 17 रेड विद रूल 3 में। परक्विजिट्स का मीनिंग क्या है? परक्विजिट्स आर नॉन कैश बेनिफिट्स और फैसिलिटीज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। कि अब की बार मनी नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दे रहा है, या हो सकता है मनी दे तो रीइंबर्समेंट की फॉर्म में, कि एम्प्लॉय ने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर दिए, उसके बाद एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट कर रहा है, तो वो भी परक्विजिट्स में कवर्ड है। यानी कोई खर्चा या तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली कर दे या एम्प्लॉय ने कर दिया, इस बात का रीइंबर्समेंट कर दे, तो उनको बोला गया है परक्विजिट्स। शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है पर्क्स। फॉर टैक्सेशन पर्पस परक्विजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 तरह के परक्विजिट्स अपने पास हैं जो हमें पढ़ने। एक ऐसे परक्विजिट्स जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल हैं, बाकी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल नहीं है। एक ऐसे परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल हैं। कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं। ऐसे परक्विजिट्स जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल हैं, वो ये 4 ही हैं कि एम्प्लॉयर या तो गाड़ी वगैरह दे दे एम्प्लॉय को, उसका रिपेयर मेंटेनेंस दे दे, साथ में ड्राइवर प्रोवाइड कर दे, इस तरह की फैसिलिटीज दे दे, तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की इनकम में ऐड होगा, अदर एम्प्लॉयज की इनकम में ऐड नहीं होगा। या कोई सर्विसेज दे दे, स्वीपर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, पर्सनल अटेंडेंट की, इस तरह के लोगों को एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है लेकिन ये काम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं अगर एम्प्लॉयर। एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है, तो ये परक्विजिट्स भी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। उसके बाद आ रहा है कि अगर गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी या पानी फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, एम्प्लॉय की फैमिली के लिए, घर के लिए, इस तरह के खर्चों के लिए सुविधा दे रहा है, गैस प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है एम्प्लॉयर, तो ये सुविधाएं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ही टैक्सेबल होंगी। उसके अलावा ये सारे परक्विजिट्स, ये सारी फैसिलिटीज सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होंगी, इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। सर ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों है? ये सभी सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल क्यों नहीं है? कुछ सुविधाएं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल, कुछ सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों है? इस क्लासिफिकेशन का आज के टाइम पर प्रैक्टिकल यूटिलिटी 0 है, कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात का,
कि ये परक्विजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होंगे और ये ऑल एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होंगे। आज के टाइम पर 99.9% केसेस में सारे एम्प्लॉयज क्या हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो जब सभी एम्प्लॉयज आज के टाइम पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं तो ये सारे परक्विजिट्स 1 से लेके 4 तक और 1 से लेके 14 तक, ये सारे परक्विजिट्स आज के टाइम पर सभी एम्प्लॉयज के हाथ में ही टैक्सेबल। ऐसा क्यों है सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के टाइम पे लगभग सारे एम्प्लॉयज क्या हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। या फिर ऐसा एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 20% या मोर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे एम्प्लॉय को भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। पहले पॉइंट में क्या आ रहा है कि वो या तो डायरेक्टर हो कंपनी का, या दूसरे पॉइंट में क्या आ रहा है? ऐसा एम्प्लॉय हो जो शेयर होल्डर हो सब्सटेंशियल वाला। तो सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ के ये तो नहीं लग रहा कि 99% एम्प्लॉयज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ही हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। एन एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी साल की 50,000 से ज्यादा है। कौन ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा आज के टाइम पर आपको जिसकी सैलरी पूरे साल की 50,000 से कम है या 50,000 है? रेयरली कोई केस मिलेगा, वरना सारे एम्प्लॉयज आपको पूरे साल की सैलरी उनकी पक्का 50,000 से ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए मैं सेफली कह सकता हूँ कि इस बात की कोई रेलिवेंस नहीं है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग सारे एम्प्लॉयज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ही हैं, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा सैलरी तो कमाते ही होंगे। तो सर आप हमें पढ़ाई क्यों रहे हो जब इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है? पढ़ा इसलिए रहा हूँ आपके एग्जाम में एमसीक्यू ना आ जाए कि फॉलोइंग परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। ऑप्शन ए इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में बन के ना आ जाए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रैक्टिकली कोई यूटिलिटी नहीं है इस बात की। कोई ऐसा एम्प्लॉय की आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे जिसमें आपको ये देखना पड़े कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कौन सा एम्प्लॉय है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए सिर्फ मैं आपको करा रहा हूँ। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब एन एम्प्लॉय हु इज ईदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और is an equity shareholder holding at least 20% of the equity shares of the company, or he is having salary more than 50,000 during the previous year। सैलरी का मतलब हर जगह अलग अलग हो सकता है। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है? यहां पर अलग है सैलरी का मतलब। सैलरी हेयर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, कैसा भी डीए, प्लस कमीशन, कैसा भी कमीशन, प्लस बोनस, प्लस फीस, प्लस एनी अदर टैक्सेबल पेमेंट, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, अलाउंसेस का सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन, प्लस एनी अदर मॉनिटरी बेनिफिट माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 जो पढ़नी बाकी है। ऐसा करने के बाद जो आपकी सैलरी निकल के आएगी वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनोगे। तो लगभग सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं। चलिए जी, इसके अलावा ये सारे परक्विजिट्स सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल है। तो अब हमें इस क्लासिफिकेशन में नहीं जाना कि कौन से स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल हो रहे हैं, कौन से अदर एम्प्लॉयज। हमें तो अब ये सारे पढ़ने ही हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 और यहाँ तक हम फिनिश करेंगे, तब जाकर हमारे सारे परक्विजिट्स फिनिश हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द नंबर 1 परक्विजिट, अलाउइंग यूज ऑफ मोटर कार एटसेट्रा। थ्योरेटिकली बात करूं तो ये परक्विजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल है। पढ़ते हैं। नंबर 1 परक्विजिट आ रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गाड़ी दे दे, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, यूज करने के लिए कि ले तू गाड़ी यूज कर ले,
इसका पेट्रोल का खर्चा बता दियो, वो भी मैं दे दूंगा, साथ में एक ड्राइवर ले ले। ये सारी सुविधाएं एम्प्लॉयर दे रहा है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? हो सकता है सिर्फ गाड़ी दे, या हो सकता है गाड़ी प्लस शॉफर दे, शॉफर यानी ड्राइवर, या हो सकता है साथ में मेंटेनेंस के खर्चे भी दे, फ्यूल वगैरह के, रिपेयर मेंटेनेंस के। तो हमें यह निकालना है कि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। गाड़ी से मिल रही है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर ये है तो इसके हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अब इसमें भी हो सकता है एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, कि पर्सनली गाड़ी में नहीं घूमना, ऑफिस के काम से जाओगे तो गाड़ी दे रहा हूं। ऐसे केस में एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। भाई ऑफिस के काम से ही तो गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसके लिए ये इनकम कैसे हो सकती है? या हो सकता है एम्प्लॉयर कहे कि ले पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी ले ले, तो पर्सनल पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होनी चाहिए। या हो सकता है एम्प्लॉयर कह दे कि भाई मैंने तुझे गाड़ी दे दी, अब तू चाहे इसे ऑफिशियल यूज करे और साथ में पर्सनल यूज कर ले, मुझे कोई इशू नहीं। तो ऐसे केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को समराइज करके मैंने यहाँ पर लिखा है। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बच्चों को मुश्किल लगता है, चार्ट से एक बारी में समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। नंबर 1 परक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, मोटर कार, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार, या शॉफर यानी ड्राइवर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ध्यान देने की जरूरत है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सिर्फ एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी जा रही है तो टैक्सेबल है। कई बार एम्प्लॉय क्या चालाकी करते हैं कि खुद ना लेके अपनी फैमिली मेंबर्स को फैसिलिटीज दिलवा देते हैं, तो इसलिए लॉ ने वो स्कोप भी नहीं छोड़ा। क्या लिखा है कि एम्प्लॉय को ये सुविधा दी जाए या एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली को ये सुविधा दी जाए। अब फैमिली का क्या मतलब है, कौन कौन का वर्ड है, वो लास्ट में देख लेंगे। आगे चलते हैं। टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालना है कि ये गाड़ी, ड्राइवर, रिपेयर मेंटेनेंस, इस तरह की फैसिलिटी दी जाए तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। तो ये चार्ट कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनना। आपको ये देखना है कि कौन सा केस पर क्वेश्चन आया हुआ है। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर सिर्फ गाड़ी दे रहा है, ओनली कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सिर्फ कार दे रहा है एम्प्लॉयर, ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं दे रहा अभी, या रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं करा रहा। तो अगर एम्प्लॉयर सिर्फ गाड़ी दे रहा है तो हमें चेक करना है कि ये मोटर कार किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है एम्प्लॉय। अगर ये पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है एम्प्लॉय, तो उसके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। भाई गाड़ी दी है लेकिन ऑफिस के काम के लिए तो दी है, मेरा पर्सनल तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा नील, प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू जर्नीज आर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये डिटेल्स तो मेंटेन कर कि ये सारी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हुई है। कल को प्रूव कैसे करेगा, डिपार्टमेंट ने कैच कर लिया, तो इसलिए डॉक्यूमेंट सारे उसे मेंटेन करने होंगे। अगर कार के साथ ड्राइवर भी दे दे तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी? अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए ही कार दी गई है और साथ में ड्राइवर भी दे दिया तो भी टैक्सेबल अमाउंट नील ही आएगा, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज आ रही है। हाउ कम दैट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय? वो एम्प्लॉय की इनकम कैसे हो सकती है? तो लिखा हुआ इफ शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इवन देन टैक्सेबल अमाउंट शैल बी नील। तो ये पढ़ा हमने केस 1। अगर एम्प्लॉयर सिर्फ कार दे रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, और कार यूज हो रही है सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए। अगर कार होली एंड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज की जाए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है एम्प्लॉय, ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अगर एम्प्लॉयर ने सिर्फ कार दी है
और वो कार एम्प्लॉय पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर ये गाड़ी आगे दी एम्प्लॉय को, तो जो भी किराया पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो इनकम बन जाएगी एम्प्लॉय की। और अगर एम्प्लॉयर ने खुद कार खरीदी थी, उसके बाद एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, तो फिर इनकम आएगी, टैक्सेबल अमाउंट आएगा एम्प्लॉय के हाथ में 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। 10 लाख की कार है, पूरे साल एम्प्लॉय ने यूज की पर्सनल पर्पस के लिए, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए कार की वैल्यू परक्विजिट्स की फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर 6 महीने के लिए गाड़ी देता तो 10% पर एनम के हिसाब से आप निकाल लोगे 6 महीने की टैक्सेबल वैल्यू। और अगर किराए पर लेकर दिया तो जो भी एक्चुअल किराया पे किया एम्प्लॉयर ने, वही इनकम बन जाएगी एम्प्लॉय की। उसके बाद कार के साथ अगर ड्राइवर भी दे दे, इफ शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, देन टैक्सेबल अमाउंट शैल बी इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन शॉफर। ड्राइवर के लिए जो भी उसे सैलरी दी जा रही है, जो भी उसे खर्चा पे किया है, वो अमाउंट भी ऐड हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट निकालने में, अगर ड्राइवर भी दिया है तो। उसके बाद अगर कार एम्प्लॉयर दे रहा है पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पजेस, कि यही गाड़ी तू पर्सनल पर्पज में भी यूज कर ले और ऑफिशियल पर्पज में, ऐसे केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो, ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया तो भाई ये तो निल, पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो टेक्स्ट, दोनों पर्पज के लिए यूज किया तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट बताया लॉ ने खुद निकाल के, ये अज्यूम करते हुए कि पर्सनल पर्पज का एलिमेंट इतना होगा। तो लिखा हुआ है कि अगर कोई कार दोनों पर्पज के लिए यूज हो रही है तो टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय शैल बी 600 रुपीज पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार। अगर छोटी कार है तो 600 रुपीज पर मंथ इतना अमाउंट टैक्स्ड होगा। और अगर बड़ी कार है तो ₹900 पर मंथ टैक्स्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, उतने पीरियड के लिए जितने के लिए कार एम्प्लॉय के पास है। स्मॉल कार और बिग कार में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी छोटी मानी है लॉ ने, कौन सी बड़ी मानी है, अभी पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा। अगर इस केस में ड्राइवर भी दिया है तो हम ऐड कर देंगे 900 पर मंथ टू अबव अमाउंट्स। इस अमाउंट में 900 पर मंथ और ऐड कर देंगे अगर ड्राइवर भी दिया है। तो ये था अपना केस नंबर 1, जहां पर एम्प्लॉयर ने सिर्फ कार दी है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं दिए। कार के साथ अगर ड्राइवर भी दिया है तो मैंने हर जगह पॉइंट लिख रखा है कि कार के साथ ड्राइवर दिया है तो भी निल, कार के साथ ड्राइवर दिया है तो जो भी खर्चा उस पर किया वो ऐड कर देना, कार के साथ ड्राइवर दिया इस केस में तो 900 पर मंथ ऐड कर देना। तो पहला केस था अपना सिर्फ कार एम्प्लॉयर ने दी है, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रहा एम्प्लॉयर। सेकंड केस, ओनली रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। अब की बार सिर्फ रनिंग और मेंटेनेंस के खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, कार खुद नहीं दे रहा है। कार ऐसे केस में एम्प्लॉय की खुद की है। तो अगर सिर्फ रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे उठा रहा है एम्प्लॉयर, तो भी हमें चेक करना पड़ेगा केस कौन सा है। क्या ये होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की जा रही है गाड़ी? अगर हाँ, तो फिर टैक्सेबल अमाउंट निल। ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी यूज की जाए तो कोई भी केस हो, टैक्सेबल अमाउंट आएगा निल। ड्राइवर दिया जाए तो भी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, उसका अमाउंट भी आएगा निल। तो क्वेश्चन देख लेना, ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है तो एम्प्लॉयर ने चाहे गाड़ी दी हो या रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस दी हो या दोनों दी हो, किसी भी केस में टैक्सेबल अमाउंट रहेगा पूरी तरह से 0। उसके बाद रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पसेस गाड़ी यूज हो रही है तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा जो भी अमाउंट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर किया एम्प्लॉयर ने, वो अमाउंट आ जाएगा। कि एम्प्लॉय के लिए ही किया है तो जितना अमाउंट खर्चा किया भाई एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगी।
ये केस क्या है अभी ये देखेंगे, आगे चलते हैं कि अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है गाड़ी और ऐसे केस में ड्राइवर भी दिया जा रहा है, तो फिर उसमें जो भी ड्राइवर के ऊपर खर्चा किया वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद केस नंबर 3, अगर कार भी दे रहा है एम्प्लॉयर एंड रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो दो चीजें दे रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, सिर्फ कार दे रहा था। सेकंड केस में क्या हो रहा था, सिर्फ रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर कर रहा था। थर्ड केस में क्या हो रहा है, कार भी दे रहा है और रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी दे रहा है। तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अगर गाड़ी होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो टैक्सेबल अमाउंट हमें पता है निल लेना होता है, ड्राइवर दिया हो या ना हो, ड्राइवर दिया तो भी निल लेना। अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस ये गाड़ी दी जा रही है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? देखो, जब सिर्फ गाड़ी दी जा रही थी तो टैक्सेबल अमाउंट ये आ रहा था, जब सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस बियर कर रहा था तो टैक्सेबल अमाउंट ये आ रहा था, जब गाड़ी और रनिंग मेंटेनेंस दोनों दे रहा है एम्प्लॉयर तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। भाई यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि टैक्सेबल अमाउंट इन दिस केस शैल बी 10% per annum of cost of car if employer owns the car or actual hire charges if employer has hired the car, ये वाली चीज, प्लस एक्चुअल अमाउंट ऑफ रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, ये वाली चीज। तो आई होप इट्स क्लियर कि अगर प्राइवेट पर्पस के लिए गाड़ी और रनिंग मेंटेनेंस दोनों दी जा रहे तो कार के लिए भी ऐड कर देना टैक्सेबल अमाउंट और रनिंग मेंटेनेंस का भी ऐड कर देना। और इस केस में अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो ड्राइवर के लिए जो भी खर्चा करा है वो भी ऐड कर देना। तीनों केस में ऐड करा है। और अगर गाड़ी पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस, दोनों पर्पस के लिए यूज होती है अगर गाड़ी, और एम्प्लॉयर ने गाड़ी के साथ रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस भी दिए हैं, तो देखना टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकले। अगर सिर्फ गाड़ी दी जा रही थी तो टैक्सेबल अमाउंट ऐसे केस में क्या आ रहा था, 600 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ यूसेज इन केस ऑफ स्मॉल कार। अगर छोटी कार है तो 600 पर मंथ ले लो, बड़ी कार है तो 900 पर मंथ ले लो, साथ में ड्राइवर दिया तो 900 पर मंथ ऐड कर देना। ये कब था, जब सिर्फ गाड़ी दी जा रही है। अब गाड़ी प्लस रनिंग मेंटेनेंस, तो यानी टैक्सेबल अमाउंट कुछ ना कुछ ज्यादा आना चाहिए। सिर्फ गाड़ी दी जा रही है तो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 600 पर मंथ और 900 पर मंथ। गाड़ी प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस तो क्या कर दिया, 1800 पर मंथ छोटी कार के केस में और 24 पर मंथ बड़ी कार, 2400 पर मंथ बड़ी कार के केस में। और अगर ड्राइवर दिया जा रहा तो यहाँ पर भी 900 पर मंथ ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पर भी अगर ड्राइवर दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये केस अपना पेंडिंग है, ये देखते हैं अब क्या चीज है। अगर एम्प्लॉयर सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देता है ऐसी गाड़ी के लिए जो एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस और प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए यूज करता है, ऐसे केस में लॉ ने टैक्सेबल अमाउंट निकालने का क्या तरीका बताया कि एम्प्लॉयर ने जो भी खर्चा किया रनिंग एंड मेंटेनेंस पर, अगर पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करता है तो क्या लिखा हुआ है, जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया एम्प्लॉयर ने वो इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो पूरी प्राइवेट हो तो टैक्सेबल अमाउंट ये, पूरी प्राइवेट ना हो तो ये, इसमें से लेस करके टैक्सेबल अमाउंट आना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल फॉलो कर रखा है इन्होंने कि अगर सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पार्टली के प्राइवेट पर्पस के लिए दिए जाएं तो टैक्सेबल अमाउंट ये, प्राइवेट प्लस ऑफिशियल के लिए यूज की जाए गाड़ी तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा ये, माइनस जितना कंपोनेंट लॉ ने ऑफिशियल पर्पस के लिए डिटरमाइन किया उतना लेस कर दो, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा कि इतना टैक्सेबल होना चाहिए। भाई हो क्या रहा है, ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए अगर गाड़ी यूज हो रही है तो लो उसमें से प्राइवेट पर्पस की वैल्यू निकाल देता है और उतना टैक्सेबल कर देता है।
इस केस में तो सीधा बता दिया भाई इतना प्राइवेट मैंने माना है, इस केस में भी सीधा बता दिया भाई इतना प्राइवेट मैंने माना है। इस केस में क्या कह रहा है कि टोटल जो भी खर्चा किया है वो प्राइवेट प्लस ऑफिशियल है, उसमें से मैं ऑफिशियल का बता देता हूं कितना कंपोनेंट है। मेरे हिसाब से बैलेंस जो निकल के आएगा आप उसे प्राइवेट मानकर टैक्सेबल कर देना। तो क्या फॉर्मूला बना कि अगर गाड़ी दी जा रही है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, ऐसी गाड़ी के जो ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होती है, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड शॉफर, अगर ड्राइवर के लिए भी कोई खर्चा इनकर कर रहा है एम्प्लॉयर, उसमें से लेस कर देना 1800 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार, 2400 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार, और ड्राइवर भी अगर दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ ये लेस कर देना। ये माना गया है, लॉ ने ये माना है कि इतना कंपोनेंट किस बात का आ गया, ऑफिशियल पर्पस का, और बैलेंस क्या आ जाएगा लेस करने के बाद, पर्सनल पर्पस का, वही हमें टैक्सेबल करना है। और यहां पर खुद ही निकाल के पर्सनल पर्पस का अमाउंट लॉ ने बता दिया। चलिए सर 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ इसलिए लेस कराया आपने कि ये कंपोनेंट लॉ ने ऑफिशियल पर्पस के लिए माना है कि टोटल खर्चा रनिंग मेंटेनेंस का इतना आया, उसमें से इतना माना ऑफिशियल पर्पस के लिए। सर हो सकता है एक्चुअल में ऑफिशियल पर्पस के लिए 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ से ज्यादा का खर्चा होता हो, लेकिन लॉ ने कितने की डिडक्शन दी है, 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ की। तो अगर एम्प्लॉई का सच में रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफिशियल पर्पस के लिए इससे बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, तो इसके लिए भी एक बेनिफिट दिया है लॉ ने, स्टार मार्क करके क्या लिखा है कि इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred by employer on running and maintenance for official purposes higher and employer has maintained documents relating to journeys, then deduct such actual expenditure instead of 1800 per month और 2400 पर month। कि भाई हमें तो लग रहा है आपका ऑफिशियल कंपोनेंट इतना है, उतना लेस कर दो, पर्सनल कंपोनेंट आ जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो ऑफिशियल खर्चा इससे ज़्यादा था, तो डिटेल्स मेंटेन करो और वो ज़्यादा रिड्यूस कर लेना। रिपीट कर दूं सारी खतरनाक बातें। परक्विजिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, मोटर कार से रिलेटेड फैसिलिटीज दी जा रही है, ये फैसिलिटी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल है। हमें देखना है टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो 3 केस हमने बना रखे हैं। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर सिर्फ गाड़ी दे रहा है। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर सिर्फ रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा बियर कर रहा है। केस नंबर 3, एम्प्लॉयर गाड़ी भी दे रहा है और रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस भी बियर कर रहा है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, ये देखो मोटर कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। अगर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो कुछ भी दिया जाए टैक्सेबल अमाउंट आएगा नील। अगर गाड़ी पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो केस 1 में सिर्फ गाड़ी दी है तो गाड़ी की परक्विजिट वैल्यू निकाल लेना। वो कैसे निकलेगी, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार अगर एम्प्लॉयर की ऑनरशिप है कार की, और अगर उसने किराए पे ले रखी है तो जो भी किराया पे किया वो टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। अगर एम्प्लॉयर गाड़ी नहीं देता, सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिम्बर्स करता है या पे करता है, और गाड़ी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो जो भी खर्चा उसने इनकर किया वो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगी। अगर एम्प्लॉयर गाड़ी भी दे रहा है और रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा है और गाड़ी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो गाड़ी की वैल्यू 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, और अगर हायर कर रखे तो एक्चुअल हायर चार्जेस प्लस जो भी रनिंग मेंटेनेंस पर खर्चा आया। और इन किसी भी केस में अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो ड्राइवर के ऊपर जो खर्चा आया वो भी हम ऐड कर देंगे। थर्ड केस, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस, दोनों पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है। तो अगर सिर्फ गाड़ी दे रहा है एम्प्लॉयर तो 600 पर मंथ स्मॉल कार के केस में, 900 पर मंथ बिग कार के केस में टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। ड्राइवर भी दिया साथ में तो 900 पर मंथ और ऐड कर देना।
रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस दे रहा है एम्प्लॉयर सिर्फ, तो जो भी टोटल रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर की है उसमें से 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ लेस कर देना। ड्राइवर भी दिया तो 900 पर मंथ और लेस कर देना। बैलेंस अमाउंट निकल के आ जाएगा प्राइवेट पर्पस के लिए, वही टैक्सेबल करना है। और अगर 1800 पर मंथ 2400 पर मंथ के बजाय एक्चुअल चार्जेस लेस कर सकते हो, अगर एक्चुअल चार्जेस आपके इससे ज़्यादा है और आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखे। अगर कार भी दी जा रही है और रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बियर किए जा रहे हैं और कार दोनों पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 1800 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार और 2400 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार। ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ और ऐड कर लेना। सर आप वर्ड यूज कर रहे हो 600 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार, 900 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार, या 1800 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार एंड 2400 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार। तो सर स्मॉल कार है या बिग कार ये कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट पेज पर आओ। स्मॉल कार मीन्स हैविंग an engine's cubic capacity of maximum up to 1.6 लीटर। 1600 सीसी के इंजन तक की गाड़ी को क्या बोला गया? स्मॉल कार। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्विफ्ट, बैलेनो, ये सब गाड़ियां कौन से उसमें आती हैं? 1600 से छोटा ही इंजन है। इनफैक्ट और बड़ी गाड़ियां भी इसमें आ जाती हैं, वरना होंडा सिटी, ये सब स्मॉल कार में ही आती है। बिग कार मीन्स ए कार हैविंग इंजन्स क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1.6 लीटर्स। एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर, एंडेवर, होंडा सिविक, ये सारी गाड़ी किसमें आती हैं? बिग कार्स की डेफिनेशन में 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन। तो लॉ एग्जाम में चाहे आपको 1600 सीसी दिखे या 1.6 लीटर दिखे, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर गाड़ी की क्यूबिक इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी तक की है, 1.6 लीटर तक की है, तो वो स्मॉल कार मानी जाएगी। स्मॉल कार मानी जाएगी तो क्या होगा? ये होगा। और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा का इंजन है, 1.6 लीटर से ज़्यादा का इंजन है, तो वो फिर बड़ी कार मानी जाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी दे रहा है, सिर्फ गाड़ी दे रहा हूं, ओनली कार, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? चार्ट देख के बताओ। ₹600 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार और 900 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार। तो स्मॉल कार अगर ये है तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? 600 पर मंथ है सर, इंटू 12 करूंगा या जितने महीनों के लिए गाड़ी दी वो करूंगा? सर जितने महीनों के लिए गाड़ी दी वही आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 अप्रैल को गाड़ी दी 31 मार्च तक, तो आप क्या करोगे? 600 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अगर गाड़ी दी जा रही है फॉर एग्जाम्पल 4 अक्टूबर को गाड़ी दी गई और 3 दिसंबर को गाड़ी वापस ले ली, ऐसे केस में आप ₹600 पर मंथ को कितने से मल्टीप्लाई करोगे ये बताओ। सर जितने पीरियड के लिए यूज होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते, तो 600 पर मंथ को जितने महीने यूज हुए उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक महीने कैसे निकलेंगे? क्या 4 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक एक महीना मानो, फिर 4 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक दूसरा महीना मानो, ऐसे करूं या क्या किया जाना चाहिए? तो इस पर लॉ कहता है कि मुझे वो महीने चाहिए जो कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स बन रहे हैं।
4 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स कौन से हैं? 4 अक्टूबर, ये हो गया अपना अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर, फिर दिसंबर का महीना। कहां से दी जा रही है कार? 4 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक गाड़ी दी जा रही है। कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स कौन से आ रहे हैं इसमें? क्या अक्टूबर कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए गाड़ी दी है? नहीं, तो इस पीरियड के लिए टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगा। क्या दिसंबर महीने के लिए कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए गाड़ी दी है? नहीं, तो इस मंथ का भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगा। क्या नवंबर महीने के लिए पूरे कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए गाड़ी दी है? हाँ, तो सिर्फ इस महीने का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। लिखी हुई है नोट्स में बात। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय यूजेस द फैसिलिटीज एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग पीरियड part of months shall be ignored and only complete calendar months shall be taken. For example, if the period for which car is provided is 4th October to 3rd December, 4 अक्टूबर से 3 दिसंबर के लिए गाड़ी दी है, तो हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है सिर्फ एक महीने के लिए, नवंबर के लिए, क्योंकि कंप्लीट कैलेंडर मंथ तो यही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना एग्जाम में आपकी गलती हो सकती है। एम्प्लॉय के एंगल से सोचते हैं और एनालिसिस करते हैं। एम्प्लॉय हमेशा क्या चाहेगा? एम्प्लॉय हमेशा चाहेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी गाड़ी इस कैटेगरी वाली लगे। इस कैटेगरी वाली गाड़ी लगेगी तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा नील। और सबसे ज्यादा नुकसान उसे कहाँ है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी गाड़ी लगे इस पर्पस के लिए। तो टैक्स के एंगल से मैं बात करूं तो ये है सबसे बढ़िया चीज एम्प्लॉय के लिए, ये है सबसे घटिया चीज, इसमें टैक्सेबल अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा। और ये है एक बीच की चीज कि इसमें ना तो इतना ज्यादा टैक्सेबल अमाउंट आएगा ना इतना कम, क्योंकि ये दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। जो भी गाड़ी पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है उसमें टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा आएगा। एम्प्लॉय ने क्या चालाकी की? फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3 गाड़ियां दे रखी है, इनमें से एक गाड़ी ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए यूज होती है, बाकी 2 गाड़ियां पूरी तरह से पर्सनल पर्पस में यूज होती है। तो जो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्पस प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट ये वाली होगी, और जो 2 गाड़ियां पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट ये वाली होगी। एम्प्लॉय ने क्या चालाकी की? जो गाड़ियां पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करता था और जिसमें टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा निकल कर आता था, उस केस में टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया? उन 2 गाड़ियों को एक एक दिन के लिए ऑफिस ले आया, ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए ले गया एक एक दिन। ऐसा करने से उन 2 गाड़ियों की क्लास ये वाली बना दी उसने कि इस कैटेगरी में फॉल कर रही है जी मेरी गाड़ी। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो गाड़ी रेगुलरली दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है वही इसमें आनी चाहिए। तो एम्प्लॉय ने क्या चालाकी की कि एक दिन ले गया, वैसे तो रोज प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होती थी, एक दिन ले गया ऑफिशियल पर्पस के लिए और गाड़ी को कह दिया कि ये तो जी ये कैटेगरी वाली गाड़ी है। इसीलिए लॉ ने लिखा कि हम इस कैटेगरी में मैक्सिमम एक गाड़ी ही अलाउ करेंगे। घपला करने के चांसेस ज्यादा यहीं पर हैं। आप दोनों पर्पस में यूज करते होगे, उसे ये बोलोगे ये तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा, इतना बड़ा झूठ कोई भी नहीं करेगा। हाँ, ये किया जा सकता है कि प्राइवेट वाली को इस कैटेगरी में दिखा दिया। तो इसके लिए लॉ ने लिखा कि इस कैटेगरी में मैक्सिमम एक कार ही मानकर चलेंगे। अगर आप एक से ज्यादा कार इस कैटेगरी में हमें बताओगे तो हम सिर्फ एक कार को ही इस कैटेगरी में मानेंगे और बाकी कार्स को इस कैटेगरी में डालेंगे।
तो ऐसा करके जो लोग प्राइवेट वाली कार को एक दिन ऑफिस ले जाकर इसमें डालने की कोशिश करते थे उसे रोक दिया गया। अब क्वेश्चन आपको बोले कि मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर ने मिस्टर वाई एम्प्लॉय को 4 गाड़ियां दी और चारों गाड़ियां पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होती हैं, तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक गाड़ी को मानोगे पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर प्राइवेट और बाकी सारी गाड़ियां मानी जाएंगी एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पसेस। हाँ, अगर 4 गाड़ी एक्सक्लूसिव ऑफिशियल के लिए यूज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वाकई ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। कब प्रॉब्लम है? जब मल्टीपल कार्स हैं और एम्प्लॉय कह रहा है इस कैटेगरी में आ रही है, तो क्या करना है? सिर्फ एक कार इस कैटेगरी की माननी है, कोई सी भी जो एम्प्लॉय का मानो जिसमें उसका कम टैक्स बनता है। बाकी सारी गाड़ी जो एम्प्लॉय कह रहा था इस कैटेगरी की हैं उन गाड़ियों को मानेंगे इस कैटेगरी। तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा, अगर वो 3 गाड़ी इस कैटेगरी की बता रहा है तो उसके पास ऑप्शन होगा कि कौन सी 2 इसमें आएंगी और कौन सी 1 इसमें आएगी। वो निकाल के देखेगा कि अगर ये इस कैटेगरी की मानूं बाकी 2 इसकी मानूं तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है। फिर दूसरी गाड़ी वो इसकी मानूं बाकी 2 इसकी मानूं तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। लिखी कैसे बात नोट्स में ये देख लेते हैं। If more than one motor car is provided by employer and such cars are used partly for official and partly for private purposes, then only one car shall be treated as used for official and partly for private and rest cars shall be treated as used only for private purposes। तो इसी के साथ ही अपना मोटर कार का टॉपिक फिनिश हुआ। क्वेश्चन करते हैं इस पर। Mr. X is employed in ABC Limited and getting basic pay rupees 50,000 per month, dearness allowance 10,000 per month, and employer has provided him one motor car for personal use। जिनको याद नहीं है टॉपिक नोट्स खोल के सामने रख लो। With original cost 6 lakh and expenditure on petrol, repair, maintenance and driver salary। हमें क्या करना है? चार्ट के हिसाब से चलना है जो नोट्स में आ रहा है। केस आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा केस है। क्या यहां पर सिर्फ कार दी जा रही है या कार प्लस रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे दिए जा रहे हैं या दोनों दिए जा रहे हैं? तो पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम वन मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, ये सब भी दिया जा रहा है। ये केस 3 पे क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर कार भी दी जा रही है और मेंटेनेंस के खर्चे भी दिए जा रहे हैं, रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे। और कार कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है? फॉर पर्सनल पर्पस। तो एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस कार यूज हो रही है। और केस 3 का ये क्वेश्चन है, गाड़ी भी दी जा रही है और रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे भी दिए जा रहे हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? गाड़ी के नाम का तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। और अगर साथ में ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो उसके भी एक्चुअल खर्चे ऐड कर दो। शोफर के भी एक्सपेंस ऐड कर दिए मैंने। ऐसा करने से मेरा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कौन से पीरियड का निकालना है? कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स का। तो यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरे साल के लिए गाड़ी मान के चल रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ कार बताइए 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 10% 60,000 तो कार के नाम का आ गया। खर्चों का रनिंग एंड मेंटेनेंस खर्चे कितने आ रहे हैं? पेट्रोल के 20,000 रुपए, रिपेयर मेंटेनेंस के 11,000 रुपए और ड्राइवर के भी आ रहा है 10,000 रुपए पर मंथ। ये पर मंथ है और ये पूरे साल के होंगे जब पर मंथ नहीं लिखा तो ड्राइवर के आ गए 1,20,000। तो 60,000 प्लस 20,000 प्लस 11,000 प्लस 1,20,000, 2,11,000 आ गया टैक्सेबल अमाउंट।
आंसर चेक कर लेते हैं, 2,11,000। आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ₹24,000 पर मंथ एंड एम्प्लॉय हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में। अभी आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आगे चलते हैं। एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम मोटर कार फॉर ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस and its engine cubic capacity is 1.2 liters and it is a chauffeur driven car and all expenses are met by employer himself। तो देखते हैं केस कौन सा है। पहले केस आइडेंटिफाई करोगे तब टैक्सेबल अमाउंट निकाल पाओगे। तो क्या दिया जा रहा है, एक तो पहले ये देखो, सारे एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर मेट कर रहा है और गाड़ी भी दी जा रही है, गाड़ी भी दी जा रही है और खर्चे भी दिए जा रहे हैं। तो केस 3 का ये क्वेश्चन है। अब देखो गाड़ी कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है, क्या ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है या ऑफिशियल या दोनों? तो दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल। आपको समझ आया, इसलिए मैं सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में पूरा ढंग से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिख के, और ऐसा केस 3 वगैरह कुछ नहीं लिखना है, वो तो नोट्स में लिखा है समझने के लिए। चलिए, आपको तो सीधा टैक्सेबल अमाउंट निकाल के देना है। वो कैसे निकलेगा? केस 3 में पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज यूज होती है गाड़ी। अगर सिर्फ गाड़ी दी जाए तो 600 पर मंथ और 900 पर मंथ था, ड्राइवर के नाम का 900 पर मंथ और ऐड हो जाता था। और अगर गाड़ी प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दिए जा रहे हैं तो 1800 पर मंथ इन केस ऑफ स्मॉल कार और 2400 पर मंथ इन केस ऑफ बिग कार। तो 1.2 लीटर वाली गाड़ी है तो 1800 पर मंथ मैंने ऐड कर दिया। कुछ नहीं बोला तो पूरे साल के लिए मैं मान रहा हूँ गाड़ी दी जा रही है। साथ में अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ और ऐड हो जाएगा और टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 1800 प्लस 900 इंटू 12, 32,400 टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ₹20,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स, जिसका हमें अभी कुछ नहीं करना। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये भी अभी हमने नहीं किया। सीधा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम 3 मोटर कार्स फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज। एक से ज्यादा मोटर कार दी जा रही है, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज। ऐसे केस में सिर्फ एक गाड़ी मानी जाएगी इस कैटेगरी की, बाकी दोनों गाड़ियां मानी जाएंगी प्राइवेट पर्पस वाली कैटेगरी की। अब कौन सी गाड़ी प्राइवेट वाली मानूं, कौन सी गाड़ी ऑफिशियल, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 केस बनाने पड़ेंगे, टैक्सेबल अमाउंट हर केस में निकालना पड़ेगा। जिसमें कम आएगा एम्प्लॉय तो वही ऑप्शन चूज करेगा। चलिए, तो दोनों पर्पस के लिए गाड़ी दी जा रही है। ऑल द एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस भी सारे एम्प्लॉयर मेट करेगा। तो गाड़ी भी दे रहा है और रनिंग एंड मेंटेनेंस भी बियर कर रहा है। तो ये केस 3 वाला केस है अपना। एम्प्लॉयर हैज इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग एक्टिविटीज, ये टोटल इनकम में निकालने में काम आएगी, टैक्स निकालने में। हमें तो इनकम अंडर द हेड सैलरी में भी मोटर कार का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। केस बनाने पड़ेंगे। भाई लॉ ने तो बोल दिया कि मैं कोई एक ही कार मानूंगा इन दोनों पर्पस के लिए, बाकी 2 मानूंगा प्राइवेट पर्पस के लिए। अब कौन सी कार किस पर्पस के लिए मानी जाए वो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, एसएससी के पास। तो सॉल्व करते हैं। केस 1,
जो कार नंबर 1 है वो प्राइवेट पर्पस के लिए, कार नंबर 2 है प्राइवेट पर्पस के लिए, और कार नंबर 3 है ये बोथ पर्पस के लिए, ये मान के चलते। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? प्राइवेट पर्पस के लिए गाड़ी दी जाए जिसमें एक्सपेंसेस भी मीट करे एम्प्लॉयर और गाड़ी भी दे, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? गाड़ी के नाम का तो 10% पर एनम, पीरियड पूरा ही है, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम प्लस जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और शॉफर भी दिया जा रहा है तो वो भी, उसके भी खर्चे। तो कहीं लिखा है कि ड्राइवर दिया जा रहा है? हाँ ये रहा, ड्राइवर दिया जा रहा है। कार 1 और कार 2 के लिए ड्राइवर दिया जा रहा है, थर्ड कार के लिए ड्राइवर नहीं दिया जा रहा है। तो कार 1 के लिए जो भी खर्चे इनकर किए, पेट्रोल एक्सपेंसेस 3000 पर मंथ, रिपेयर 5000, अच्छा ये तो पूरे साल के हैं, पर मंथ सिर्फ इस पे आ रहा है, तो 4000 इंटू 12 प्लस 3000 प्लस 5000, 56,000 ये आ गया, और 40,000 ये आ गया, तो ये आ गया टैक्सेबल अमाउंट 96,000। कार 2 अगर प्राइवेट मानी जाए तो 30,000 रुपीज कॉस्ट का 10% पर एनम, 30,000 तो गाड़ी के नाम के, और 3000 इंटू 12 प्लस 4000 प्लस 10,000 ये रनिंग मेंटेनेंस के नाम के। और अगर थर्ड कार दोनों पर्पस के लिए मानी जाए, इसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है? 1.4 लीटर, छोटी गाड़ी है, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, थर्ड केस है कि कार भी दी जा रही है और रनिंग मेंटेनेंस भी, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? 1800 पर मंथ, छोटी कार इंटू 12, ड्राइवर दिया नहीं जा रहा वरना 900 पर मंथ और ऐड कर देता, तो 1800 इंटू 12 21,600। ये था अपना केस नंबर 1, जहां पर हमने पहली गाड़ी को क्या माना है? प्राइवेट, दूसरी को प्राइवेट, तीसरी को दोनों पर्पस के लिए। इस तरह से हमें 3 केस बनाने पड़ेंगे, जिस भी केस में टैक्सेबल अमाउंट कम आएगा वही ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो केस नंबर 2, कार नंबर 1 बोथ पर्पस के लिए, कार नंबर 2 प्राइवेट पर्पस के लिए, और कार नंबर 3 भी प्राइवेट पर्पस के लिए। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? कार 2 का तो यही आ जाएगा, जब प्राइवेट पर्पस के लिए मानिए तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 80,000। कार नंबर 1 अब बोथ पर्पस के लिए यूज की जा रही है, क्यूबिक कैपेसिटी चेक करो, बड़ी कार है ये तो बड़ी कार है, तो 2400 पर मंथ, और साथ में ड्राइवर भी दिया जा रहा है इसके लिए, तो उसके लिए 900 पर मंथ। अब देखो दोनों पर्पस के लिए यूज होती है तो एक्चुअल एक्सपेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? 2400 पर मंथ इंटू 12 प्लस 900 पर मंथ, 39,600। थर्ड कार भी अगर प्राइवेट पर्पस के लिए मान ली जाए तो उस पर जो भी खर्चा हुआ, गाड़ी के नाम का 10% ऑफ द कॉस्ट 25,000 रुपये, प्लस रनिंग मेंटेनेंस के नाम का 15,000 और 3,000 18,000 रुपये। $43,000 ये आ गया। इसी तरह से केस 3 सॉल्व करते हैं।
केस 3 में कार नंबर 1 प्राइवेट पर्पस, कार नंबर 2 बोथ पर्पस, कार नंबर 3 प्राइवेट पर्पस। टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा? कार नंबर 3 जो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है उसका तो हम निकाल चुके हैं 43,000। कार नंबर 1 अगर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होती है तो निकाल चुके हैं 96,000। कार नंबर 2 अगर दोनों पर्पस के लिए यूज हो तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? कार की कैपेसिटी है 1.6 लीटर की, छोटी कार है, तो छोटी कार के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइवर भी दिया जा रहा है, यस, तो 1800 पर मंथ इंटू 12 प्लस 900 पर मंथ, ड्राइवर भी दिया जा रहा है इसलिए, इंटू 12। थर्ड केस है कि दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, गाड़ी भी और रनिंग मेंटेनेंस भी। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1800 प्लस 900 इंटू 12, 32,400। हर केस का टैक्सेबल अमाउंट टोटल निकाल लो, जिस भी केस में सबसे कम टैक्सेबल अमाउंट आएगा वही ऑप्शन हम सजेस्ट कर देंगे। तो केस 1 में टैक्सेबल अमाउंट निकला है 96,000 प्लस 80,000 प्लस 21,600, 1,97,600। केस 2 में 39,600 प्लस 80,000 प्लस 43,000, 1,62,600। केस 3 में 96,000 प्लस 32,400 प्लस 43,000, 1,71,400। तो एम्प्लॉय क्या कहेगा कि कार 2 और 3 तो जी प्राइवेट पर्पस वाली हैं, कार नंबर 1 दोनों पर्पस के लिए यूज होती है, तो अकॉर्डिंगली टैक्सेबल अमाउंट वो इतना निकाल दे। आंसर चेक कर लेते हैं। 162,600 चलिए, इसी के साथ ही हमारा मोटर कार का टॉपिक फिनिश हुआ। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में फर्स्ट परक्विजिट फिनिश कर चुके हैं कि एम्प्लॉयर ने मोटर कार दी है यूज करने के लिए, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसा आएगा। इतना आसान ये चैप्टर नहीं है, याद करने की चीजें बहुत आने वाली है। चलिए, बार बार आपको चैप्टर रिवाइज करना होगा, तभी इस चैप्टर पर एग्जाम तक पकड़ रहेगी। तो फैसिलिटी नंबर 2 स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कि एम्प्लॉयर ने सर्विसेज दी हैं स्वीपर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, पर्सनल अटेंडेंट की, यानी इस तरह के एम्प्लॉयज की सुविधा एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो उसके लिए भी टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। काफ़ी आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं। तो परक्विजिट नंबर 2, सर्विसेज ऑफ ए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जो उसकी फैमिली में भी अगर किसी को दी जा रही है ये सर्विसेज, तो भी टैक्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? इन लोगों पर जो भी खर्चा किया एम्प्लॉयर ने, वही टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, दैट इज सैलरी पेड या पेबल बाय एम्प्लॉयर टू सच स्वीपर, गार्डनर एटसेट्रा। इन लोगों को जो भी खर्चा इन पर किया जा रहा है वही एम्प्लॉय की सैलरी बच जाएगी। सेकंड नंबर का परक्विजिट अपना फिनिश हुआ। उसके बाद आ रहा है एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एजुकेशन फैसिलिटीज एम्प्लॉयर को दी हैं, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? देखो, कंसेशनल, अच्छा एक चीज और भी सुनो, पूरे परक्विजिट्स में, इन सभी परक्विजिट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इन सभी परक्विजिट्स में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर कर लेता है तो उतना अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट में से लेस करना है, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार दी और उससे 500 पर मंथ इस बात के चार्ज कर रहा है, तो अगर पर्सनल पर्पस के लिए दी है तो आप पहले ये अमाउंट निकालोगे, उसमें से 500 पर मंथ लेस कर दोगे, क्योंकि उतना तो खर्चा एम्प्लॉय का हो गया, तो उतने की डिडक्शन उसे मिलनी चाहिए। तो यानी नेट बेनिफिट कितना मिलना, एम्प्लॉयर ने 10,000 की कोई चीज दे दी एम्प्लॉय को और 2,000 रुपये उससे रिकवर कर लिए, तो एम्प्लॉय को नेट बेनिफिट कितने का मिला, 8,000 रुपये का, वही उसकी सैलरी में आना चाहिए। तो इन सभी फैसिलिटीज में, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल अकोमोडेशन, कि ये घर तू मुझे 2,000 पर मंथ के रेंट पर ले ले एम्प्लॉय, और इस घर की वैल्यू है 10,000 रुपये पर मंथ, रेंटल वैल्यू एक्चुअल, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट 10,000 पर मंथ नहीं आएगा। 10,000 पर मंथ आता अगर जीरो रेंट देता एम्प्लॉय, लेकिन वो 2,000 पर मंथ दे रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू, परक्विजिट वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 पर मंथ। ये रूल सभी परक्विजिट्स पर लगेगा, नोट्स में लिखा भी हुआ है, देख लेंगे बाद। चलिए, कंसेशनल, इसलिए वर्ड यहां पर क्या आ रहा है, कंसेशनल, कि अगर सस्ता भी दिया तो भी परक्विजिट निकाल लेंगे, लेकिन जितना अमाउंट एम्प्लॉयर रिकवर कर लेगा उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। तो कंसेशनल और फ्री एजुकेशन या ट्रेनिंग फैसिलिटीज और रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, कि चेक करो कि जो एजुकेशन या ट्रेनिंग फैसिलिटी या एजुकेशन एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर जो दे रहा है वो एम्प्लॉय को दी जा रही है या एनी अदर फैमिली मेंबर के लिए एजुकेशन दी जा रही है। अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह पर खर्चा करता है एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा निल, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर एजुकेशन या ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जा रही है तो वो ये एजुकेशन एम्प्लॉयर के लिए तो यूज करने वाला है, उसका पर्सनल क्या इंटरेस्ट है इसमें, भाई ये कोई स्किल ले रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, तो वो एम्प्लॉयर के लिए तो यूज करेगा, तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गया 0। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये फैसिलिटीज दिलवा रहा है एनी अदर फैमिली मेंबर को, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, फिर एम्प्लॉय का पर्सनल फायदा है, अदरवाइज उसे ये खर्चा खुद करना पड़ता। तो अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एजुकेशन पर खर्चा किया जा रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा निल, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स पर खर्चा किया जा रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट निल नहीं आएगा, तब देखेंगे क्या होगा। अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स पर खर्चा किया जा रहा है या उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, तो चेक करो कि ये एजुकेशन फैसिलिटी ऐसे स्कूल में दी जा रही है जहां पर एम्प्लॉयर की चलती है, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, या एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट कर रखा है उस स्कूल वालों से कि मेरे एम्प्लॉयज के बच्चे या उसके रिलेटिव्स यहां पर आकर पढ़ेंगे, उनकी फीस मैं दे दूंगा। तो अगर ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जा रही है जहां पर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है या उसका एग्रीमेंट हो रखा है, इस वजह से एम्प्लॉय के रिलेटिव्स को वहां पर एजुकेशन दी जा रही है, अगर ऐसा केस है तो बच्चों की एजुकेशन जरूरी है इंडिया के लिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे केस में क्या कर रखा है कि जो भी एजुकेशन का खर्चा आया उसमें से 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड के डिडक्शन दे देंगे और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों के अलावा अगर किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के लिए खर्चा किया जा रहा है, हाउस होल्ड मतलब फैमिली, तो फिर हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे, जो भी खर्चा किया जा रहा है वही टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। और अगर ऐसा स्कूल या कॉलेज एम्प्लॉयर वाला नहीं है, फिर तो जो भी अमाउंट इनकर किया जा रहा है वही टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। रिपीट कर दूं बातें, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। अब की बार एम्प्लॉयर
एजुकेशन फैसिलिटी या ट्रेनिंग फैसिलिटी दे रहा है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? चेक करो ये फैसिलिटी किसे दी जा रही है। अगर एम्प्लॉय को दी जा रही है तो एम्प्लॉय वो सीख के एम्प्लॉयर के लिए ही काम करेगा, टैक्सेबल अमाउंट निल, एम्प्लॉय का पर्सनल फायदा कुछ नहीं। किसी और फैमिली मेंबर को ये एजुकेशन दी जा रही है या और किसी फैमिली मेंबर की एजुकेशन के लिए रीइंबर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, और अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जा रही है विच इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर। इस लाइन का क्या मतलब है? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है बाय द रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, कि उसका एम्प्लॉय है, इस वजह से उस स्कूल में उसे एजुकेशन मिल रही है, इस वजह से दी जा रही है। यस, तो बच्चों के लिए जो एजुकेशन दी जा रही है बच्चों के लिए, उसमें से 1000 पर मंथ लेस कर लेंगे। एनी अदर मेंबर के लिए एजुकेशन दी जा रही है तो 1000 पर मंथ लेस नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉय का खुद का ओन्ड वाला या ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट कर रखा है, तो फिर जो भी खर्चा किया है वही टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का कॉलेज स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या ऐसा कॉलेज है, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, जहां पर एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट कर रखा है, यानी ऐसे केस में जहां पर उसकी चलती है, तो टैक्सेबल अमाउंट हम अमाउंट इनकर्ड नहीं लेंगे। ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट लेंगे कि जो भी सिमिलर स्कूल में, आसपास के स्कूलों में जो भी फीस चल रही है वो टैक्सेबल अमाउंट लेंगे। अगर यहां पर भी लिख देते अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की तो इस स्कूल में खूब चलती है, वो तो अमाउंट इनकर कुछ दिखाता ही नहीं, कैश में पेमेंट कर देता फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में जहां पर उसका खुद का स्कूल है या जहां उसकी चलती है, वहां टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन में हम अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं लेंगे। वहां पर क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर लोकेलिटी। आसपास के एरिया में कोई स्कूल होगा, उसकी जो भी फीस होगी वो टैक्सेबल अमाउंट लेंगे, और अगर बच्चों का केस है तो उसमें से 1000 पर मंथ लेस करेंगे। लेकिन अगर उसकी नहीं चलती एम्प्लॉयर की, रैंडम किसी भी स्कूल कॉलेज की फीस का रिइंबर्समेंट कर रहा है, तो फिर उसने कोई सेटिंग नहीं की होगी, जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया एम्प्लॉयर ने वही टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। रिपीट कर दूं सारी बातें। एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, या एजुकेशनल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट हो रहा है कि पहले एम्प्लॉय ने खर्च कर दिया, अब एम्प्लॉयर से ले रहा है। ये ट्रेनिंग दी गई थी एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल अमाउंट 0। ये ट्रेनिंग दी गई थी एनी अदर फैमिली मेंबर को, तो अगर ये दी गई है ऐसे स्कूल में, कॉलेज में जहां पर एम्प्लॉयर की चलती है, तो सिमिलर स्कूल या कॉलेज में आसपास के जो भी फीस बनती है वो टैक्सेबल अमाउंट आएगा। और बच्चों के लिए अगर इनकर किया तो उसमें से 1000 पर मंथ लेस हो जाएगा पर चाइल्ड। और अगर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां उसकी चलती है, तो फिर जो भी एक्सपेंस उसने इनकर किया, रिम्बर्स किया, वही टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। अच्छा, यहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 1000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 3 बच्चों की भी अगर एजुकेशन की जा रही है तो कोई लिमिट नहीं लगाई है यहाँ। तो लिखा हुआ है मैंने भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमेशा जहां पर भी पर मंथ या पर चाइल्ड कोई एग्जामिशन या डिडक्शन अवेलेबल हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अलग अलग कैलकुलेशन करो हर बच्चे के लिए। यही बात यहाँ लिखी है, इट इज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच चाइल्ड सेपरेटली। हर बच्चे के लिए आप अलग अलग कैलकुलेशन करो। ये देखिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड एंड इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।
Compute perquisite value of educational facilities in the following situations. The employer has deputed him on one-day seminar on industrial finance and corporate taxation and has paid participation fees of rupees 3000. एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉय को कि जा यहाँ पर ट्रेनिंग लेके आ कुछ। तो एम्प्लॉय जब भी ट्रेनिंग लेके आएगा वो तो एम्प्लॉयर के लिए काम आएगा ना, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा नील। आगे चलो। द एम्प्लॉयर हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन इन हिज ओन स्कूल एंड हैज इनकर्ड रुपीज 1500 पर मंथ। तो खुद के स्कूल में 3 बच्चों के लिए एजुकेशन दी जा रही है, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? जो भी सिमिलर स्कूल या कॉलेज में फीस चल रही है आसपास की, वो कहीं बताई है? वो इस क्वेश्चन में बताई ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में हम क्या लेके चलेंगे कि आसपास भी 1500 पर मंथ ही चल रही होगी। तो 1500 पर मंथ इनटू हर चाइल्ड के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। 3 चिल्ड्रन के लिए दी जा रही है, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? आसपास के एरिया की फीस लेनी थी पर क्वेश्चन ने कुछ बताई नहीं, तो मैं यही मान के चल रहा हूं। तो 1500 पर मंथ, कुछ नहीं बोला तो पूरे साल के लिए, बच्चों के लिए डिडक्शन मिल जाती है 1000 पर मंथ की, तो 1000 पर मंथ। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? 500 इंटू 12, तीनों केसेस में यही आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है? एंड हैज रिकवर्ड 300 पर मंथ पर चाइल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से जो भी रिकवर करेगा एम्प्लॉयर, उतना टैक्सेबल अमाउंट निकालते हुए मैं लेस कर दूंगा। 300 पर मंथ एम्प्लॉय से रिकवर किया है, तो 300 इंटू 12, 3600 ये लेस हो जाएगा। तो बैलेंस टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2400, 2400, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? चलिए, थर्ड केस क्या है? If the employee himself has made arrangements of the education of his 3 children in a public school and the employer has reimbursed 1500 per month per child। तो अगर खुद के स्कूल में नहीं, एम्प्लॉयर के किसी और स्कूल में एम्प्लॉयर ने अरेंजमेंट किए, तो ऐसे केस में क्या होगा? 1500 पर मंथ में कोई भी 1000 रुपये पर मंथ की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 3 बच्चे हैं, कोई डिडक्शन तो मिलनी नहीं, तो 1500 इंटू 12 इंटू 3 बच्चे 54,000 आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। चार्ट के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नोट्स के हिसाब से, तो नहीं फंसोगे इस चैप्टर में। नोट्स अगर अच्छे से याद नहीं है तो ये चैप्टर का आंसर आपका सही नहीं आएगा। चलिए और करते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड इज गेटिंग सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। The employer has incurred rupees 1500 per month on the education of his one son। परक्विजिट वैल्यू निकालो। अब क्वेश्चन ने एग्जाम्पल ऐसा बना रखा है 4000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो 4000 इंटू 12 भी करूँ तो 48,000 इसे सैलरी मिलती है। तो ये तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आज जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं परक्विजिट्स की, वो तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ही टैक्सेबल होती है, तो इसलिए टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा नील।
सेकंड, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 7,600 पर मंथ। तो 7,600 तो 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। एंड द एम्प्लॉयर हैज़ इनकर्ड 1,500 पर मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज वन अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड हो या कैसा भी हो, फैमिली में सन माना जाएगा। परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगी इस केस में? तो एम्प्लॉयर ने खर्च किया है कितना? 1,500 पर मंथ सन के लिए खर्चा किया गया है। अब इस केस में क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि उसका खुद का स्कूल है या किसी दूसरे स्कूल में इनकर कर रहा है, बस ये बता दिया द एम्प्लॉयर हैज इनकर्ड 1,500 पर मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज वन सन। तो ऐसे केस में आपको एग्जाम में, अगर वैसे तो क्लियर होगा एग्जाम में, पर इसमें अगर डाटा नहीं दिया तो आप दोनों एग्जाम्पशंस के हिसाब से सॉल्व कर दोगे कि अगर ये खुद का स्कूल है एम्प्लॉयर का, या ऐसा स्कूल है जिसमें एग्रीमेंट कर रखा है, इस वजह से एम्प्लॉई के बच्चे या रिलेटिव्स जा सकते हैं, तो 1,000 पर मंथ की डिडक्शन मिल जाएगी, वरना 1,000 पर मंथ की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हालांकि इसका आंसर ये गलत लिख रखा है, इसे इग्नोर कर दो। आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो ये भी हो गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड द एम्प्लॉयर हैज स्पेंट ₹500 पर मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ भी फैमिली की डेफिनेशन में आती है, ये पढ़ना बाकी है फैमिली की डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो ये भी फैमिली में आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो परक्विजिट वैल्यू क्या आएगी? एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए 1,000 पर मंथ की डिडक्शन अवेलेबल है, उसके अलावा डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। और क्वेश्चन ने ये भी नहीं बताया कि ये स्कूल है कौन सा, एम्प्लॉयर वाला है कौन सा, तो वैसे भी मैं डिडक्शन नहीं दे रहा। तो एम्प्लॉयर ने स्पेंड किए 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12, 6,000 रुपये क्या आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग ए बेसिक सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। तो 4,000 रुपये अगर मिल रहे हैं तो ये तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। एंड हैज़ इनकर्ड ₹700 पर मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज वन सन। इन दिस केस परक्विजिट शेल बी, तो टैक्सेबल, या अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा? निल। तो ये था अपना कि जब भी एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। लास्ट परक्विजिट देखते हैं आज का, कि अगर एम्प्लॉयर गैस प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, या पानी दे रहा है घर के लिए, फैमिली के लिए, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? काफ़ी आसान है। चेक करना है कि ये जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर दे रहा है उसकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से दे रहा है, या बाहर से खरीद के दे रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? इफ सच सप्लाईज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर विदाउट परचेजिंग फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी। क्या खुद के रिसोर्सेज में से दे रहा है, खुद बनाता है? यस। देन टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। जो भी तेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना कि तूने एम्प्लॉय को कितनी गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। और अगर तू बाहर से लेकर एम्प्लॉय को ये सर्विसेज देता है तो जो भी अमाउंट इनकर किया एम्प्लॉयर ने वही टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा फॉर एम्प्लॉय। इसी के साथ ही हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का हाथ में जो टैक्सेबल होते हैं परक्विजिट्स वो फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द पेज नंबर 22। यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, अब जो परक्विजिट्स आएंगे वो होंगे टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपके नोट्स में तो ठीक कर लीजिए। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के तो पढ़ चुके हैं, अब सभी एम्प्लॉयज के केस में कौन से टैक्सेबल होंगे वो पढ़ेंगे। तो परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ये अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो चलिए यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। गुड बाय।